सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय को। और गणित विषय में दोस्तों हम लोगों ने आपके प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ा हुआ है और उस पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पूरी क्लासेस कराई हैं दोस्तों, मैंने 24 क्लासेस हुई हैं। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने आपके राजन सीरीज को स्टार्ट किया। राजन सीरीज में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने दोस्तों आपको सॉल्व कराए 4 पार्ट में। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अब मैं सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें 5 पार्ट मैं पहले करा चुका हूं और ये आपका लास्ट पार्ट है दोस्तों। तो 6 वीडियोस ये। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग पवन सीरीज को देखने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर समय बचता है तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर लघुत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करा दीजिए, तो हम दोस्तों वो भी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस में 76 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में 77 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। इससे पहले कि दोस्तों अगर आपकी कोई भी वीडियो छूटी है तो कोई भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं है। सभी क्लासेस को और सभी राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर सभी वीडियोस आपको देखना है, ताकि आपकी तैयारी और प्रैक्टिस मैथ में बहुत अच्छे हो जाएं और आप एग्जाम में 25 में 25 स्कोर करके आओ। जब आप 25 में 25 स्कोर करके आओगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी, मुझको भी बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग पूरे जी जान से मेहनत करिए, क्योंकि 2019 बैच को यही नंबर फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग की दोगुनी मेहनत तो पहले से ही रहनी चाहिए। जो भी वीडियो आप लोग को छूटी हुई है वह आपको ऊपर आई बटन में आप देखेंगे मैथ में तो आपको मिल जाएगी, और नीचे मैथ के सामने जो लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैथ की सभी वीडियो दोस्तों देखने को मिल जाएंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। बीटीसी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे दोस्तों कि एक तार है आपके पास, जिसे आपने मोड़ करके एक वर्ग का निर्माण किया है। ये दोस्तों आपने वर्ग बनाया तार की मदद से, जिसका जो क्षेत्रफल है आपको दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वर्ग पता है दोस्तों। अब बोल रहा है कि इसी तार की मदद से हमने एक आयत बनाया है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसी तार के मदद से हमने एक आयत बनाया है, जिस आयत की जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और चौड़ाई पूछ रहे हैं ये, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि चौड़ाई x है, ठीक है। अब इतनी जानकारी दोस्तों आपको दी गई है कि यहाँ पे एक तार को मोड़ करके पहले वर्ग बनाया गया था, अब उसी तार को मोड़ करके आयत बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप एक बात सोचिए कि क्या चीज है जो यहां से जब हम लोग यहां जाएंगे, जब वर्ग से हम लोग आयत बनाएंगे, तो कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बदलेगी। तो दोस्तों जो यहाँ पे तार की लंबाई है वह नहीं बदलेगी। जितना लंबा तार यहाँ पे आपने लिया था वर्ग बनाने के लिए, तार तो वही है, तो उसकी लंबाई कैसे चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए आपको तार की लंबाई समान रखते हुए आयत भी बना लेना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से तार की लंबाई निकाल लेते हैं। जो वर्ग हमें दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब वर्ग का एरिया दोस्तों आपको पता होता है कि ए स्क्वायर होता है। एरिया आपको दिया गया है 144, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 144 मिल गया। तो ए बराबर करनी में
144 हो जाएगा और a का मान कितना आ जाएगा? 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। तो a का मान कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जब आपको वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर मिल गई तो पूरे तार की लंबाई आप निकाल सकते हैं। इस वर्ग का परिमाप जो होगा वही तार की लंबाई हो जाएगी। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 4a जब आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर। ठीक है। तो तार की लंबाई जो दोस्तों आपको मिल गई 48 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक है। अब दोस्तों जो परिमाप है वही तार की लंबाई है, क्योंकि ये जो दूरी होती है इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। और यही तार की लंबाई है जिससे आपने घेर के आयत बनाया है। ठीक है। तो अब आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों? आयत का जो परिमाप होता है, अगर हम लोग लंबाई L लिखें तार की तो क्या लिख सकते हैं? आयत का परिमाप यानी कि 2 इंटू लंबाई a प्लस b होता है लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है। तो 2 इंटू a यानी कि लंबाई कितना है? 16 है, फिर प्लस b, इसको हमने x माना गया है। ठीक है। इसको हमने x माना है और L जो तार की लंबाई है वह यहां से हमने निकाला है, वह कितना है? 48 सेंटीमीटर। तो वही यहाँ पे आप रख दीजिए 48। ठीक है। तो 48 बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 धन 2x। ठीक है। तो आप 2x बराबर लिख सकते हैं 48, 32 को इधर भेज दीजिए तो ऋण 32 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 48 में से 32 घट जाएगा तो बच जाएगा 16 और बटे 2 हो जाएगा। 2x का 2 यहाँ आ जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा 8। तो दोस्तों x का मान जो हो जाएगा यहाँ पे वह आ जाएगा 8। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जब आपने परिधि तार की लंबाई निकाला था तो 48 आया था। अब यहाँ पर भी आप निकालेंगे दोस्तों तो आपको परिधि जो मिल जाएगा वह 48 मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन आप कहीं भी सॉल्यूशन इसका देखने जाएंगे तो आपको हर जगह सॉल्यूशन इन्होंने इस प्रकार किया है कि जो क्षेत्रफल है उसको समान रखा है। लेकिन दोस्तों कोई आवश्यक नहीं है कि जो क्षेत्रफल वर्ग का है वही क्षेत्रफल आयत का भी हो। तो इसीलिए अब दोस्तों जो यहाँ पे इन्होंने आयत की चौड़ाई निकाली है वह 9 सेंटीमीटर निकाली है। ठीक है। और जो हमने निकाला है वह 8 सेंटीमीटर निकाला है। ठीक है। आप कहीं भी देखेंगे तो 9 सेंटीमीटर सॉल्व किया गया है, लेकिन यह गलत है दोस्तों। जैसा कि आप अगर परिधि निकालेंगे 9 सेंटीमीटर के हिसाब से तो आप देखेंगे 9 दूनी 18 धन 32 तो 50 सेंटीमीटर दोस्तों आपको तार की लंबाई मिलेगी। तो दोस्तों इनके हिसाब से जो तार की लंबाई हो जाएगी वह वर्ग में तो 48 सेंटीमीटर है, लेकिन जब आप उसी तार को मोड़ करके आयत बनाएंगे तो उसी तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई तार आपने लिया है, पहले उससे एक वर्ग बनाया हो और उसके बाद उसे मोड़ के एक आयत बनाने चले आप, तो उस तार की लंबाई बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो इसीलिए यह सॉल्यूशन गलत है दोस्तों। जो एक चीज नहीं बदलेगी वर्ग से आयत पे जाने पे वह तार की लंबाई है। तार की लंबाई को जब दोस्तों आप लोग समान रख के सॉल्व करेंगे तो आपको चौड़ाई कितनी मिलेगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस प्रश्न को दोस्तों आप सभी लोग सही कर लीजिएगा। हर जगह इस प्रश्न का जो उत्तर है वह गलत ही दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें आयत की चौड़ाई x इक्वल टू कितना मिला है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 78 है। एक कक्षा में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बालक एवं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? हल कीजिए। बीटीसी 2015 का प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बालकों की संख्या दी गई है और बालिकाओं की संख्या दी गई है और पूछ रहा है कि कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है कि बालकों की संख्या कितनी अधिक है बालिकाओं की संख्या से। तो बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या जब आप घटा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, तो यही आप यहाँ पे कर लीजिए। तो बालकों की संख्या ऋण बालिकाओं की संख्या, तो बालकों की संख्या दी गई है 3x² + 5x - 9, फिर माइनस ब्रैकेट में बालिकाओं की संख्या आप लिख लीजिए, ब्रैकेट में ही लिखिएगा दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बालिकाओं की संख्या है x² + 5x + 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 3x² + 5x - 9, और यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलेगा दोस्तों तो इस ऋण का गुणा सभी में होगा, x² में होगा, धन 5x में होगा, धन 4 में होगा। तो जहां पे सभी धन है वहां पे सभी ऋण हो जाएंगे। तो देखिए प्लस x² था तो ये माइनस x² हो गया, और यहाँ पे प्लस 5x था तो ये माइनस 5x हो गया, और ये +4 था तो -4 हो गया। ठीक है, अब इसे आप देखेंगे तो x² के दो टर्म आपको दिख रहे हैं, 3x² और -x²। तो यह दोनों आपस में 2x² हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको प्लस 5x दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 5x दिख रहा है, तो दोनों घट के शून्य हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको -9 दिख रहा है और यहाँ पे -4 दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएंगे -13। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, बालकों की संख्या 2x² - 13 अधिक है बालिकाओं की संख्या से। अब देखिए अगला प्रश्न है 79 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान बताइए। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आपको x का मान बताना है। अब दोस्तों समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र होता है दोस्तों पदों का योग। ठीक है, पदों का योग आपको कर लेना है बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग जब आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? आप लिखेंगे 3 + 5 + x + 9 + 11, और पदों की संख्या कितने पद दिए गए हैं? तो 2, 1 3 और 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे बटे में आप 5 लिख दीजिए। अब समांतर माध्य दोस्तों आपको दिया गया है कि समांतर माध्य जो है वह 7 है, तो समांतर माध्य की जगह 7 लिख दीजिए। अब लिख सकते हैं दोस्तों इस 5 का गुणा आप बराबर के उधर कर दीजिए, यहाँ भाग में तो वहां गुणे में होगा, तो 7 × 5 इसे आप लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 3 धन 5 धन x धन 9 धन 11। ठीक है, तो आप 7 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और इधर हो जाएगा 3 धन 5 8 हो जाएगा, और 9 धन 11 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 धन x। अब x का मान जब आप निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 35 ऋण 28। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए x का मान 7 है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 9:x समानुपाते x अनुपाते 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समानुपात में आपको सबसे बेसिक चीज जो पता होती है दोस्तों वह पता होता है कि जो बाह्य पद होते हैं उनका गुणा अंतः पदों के बराबर होता है। तो आप बाह्य पदों का गुणा कर लीजिए और इसे दिखा दीजिए आप अंतः पदों के गुणा के बराबर। ठीक है, तो अंतः पदों का गुणा होगा x × x, और बाह्य पदों का गुणा होगा 9 × 16। x² बराबर आपको मिल गया 9 × 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों करनी में, और 16 नवा होता है 144, तो 144 यहाँ पे आप लिख लीजिए, और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, x बराबर 12 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 रेखीय समीकरण क्या है? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रेखीय समीकरण क्या होता है। तो ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रत्युक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों रेखीय समीकरण की परिभाषा जो यहाँ पे दी गई है इसमें बताया गया है कि
इसमें समानता सूचक चिन्ह आता है रेखीय समीकरण में, यानी कि इक्वलिटी का साइन आता है और इसमें जो चर जो वेरिएबल होता है इसकी जो घात होती है वह 1 होती है। तो जो वेरिएबल का पावर होता है वह 1 होता है और इक्वलिटी का साइन इसमें आता है, यही रेखीय समीकरण कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है x धन y बराबर 7। तो यहाँ पे देखेंगे आप इस समीकरण की घात, तो इस समीकरण की घात 1 है और इसमें बराबर के चिन्ह का इक्वलिटी के साइन का प्रयोग किया गया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आपको समीकरण की पहचान, रेखीय समीकरण की यही पहचान जानना है दोस्तों कि इसमें इक्वलिटी बराबर के चिन्ह का प्रयोग होगा और इसकी जो घात होगी, जो पावर होगा वह 1 होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, x धन 1 बराबर 2 को हल कीजिए। तो यहाँ पे x का मान आपको निकालना है, तो धन 1 को आप इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 ऋण 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, x का मान 1 आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 83, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली गुणा कर देना है। तो देखिए सबसे पहले जब आप गुणा करेंगे इस x का इस पूरे पद में, तो आप क्या लिख देंगे, x इंटू ब्रैकेट में इस पूरे पद में होगा x का गुणा। ठीक है, इन दोनों पदों में होगा, तो आप लिख सकते हैं x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 7 फिर प्लस अब -4 का गुणा भी इस पूरे पद में होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं धन ब्रैकेट में ऋण 4 गुणे x धन 7। ठीक है, तो अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, x का गुणा अंदर x धन 7 में होगा, तो x का गुणा एक एक करके दोनों पदों में होगा, तो x का गुणा जब x में होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर धन x का गुणा 7 में होगा तो हो जाएगा 7x। ठीक है, और फिर ऋण 4 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा ऋण 4x, और जब ऋण 4 का गुणा धन 7 में होगा तो ये हो जाएगा ऋण 28। ठीक है, अब इसे दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर का एक ही पद है x स्क्वायर, और देखिए x का 2 पद है, एक धन 7x है एक ऋण 4x है, तो दोनों जुड़ेंगे तो धन 3x बचेगा और कांस्टेंट का एक पद है ऋण 28। तो उत्तर आपको मिल जाएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, सर्व समीका क्या है। तो ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे हम लोग सर्व समीका कहते हैं। अब दोस्तों सर्व समीका आपको पता है कि दोनों पक्ष जो है वह बराबर होते हैं, चर के किसी भी मान के लिए दोनों पक्षों का जो वैल्यू होता है वह बराबर आता है। आगे देखिए एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 85 है 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2 सर्व समीका है अथवा नहीं। तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है और इसी को आपको बताना है कि यह सर्व समीका है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप मान रख के पुष्टि करेंगे। आप x के विभिन्न मान रखेंगे दोनों पक्षों में, अगर दोनों पक्षों का मान जो है वह बराबर आता है x के प्रत्येक मान के लिए, तो आप यह कह सकते हैं कि जो दिया गया पद है यहाँ पे यह सर्व समीका है। ठीक है, तो x बराबर 1 रखिए, तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 1 धन 1 बराबर 2 इंटू एक्स था, तो x की जगह 1 प्लस 2। तो आप देखेंगे 2 का गुणा 2 में होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए धन का चिन्ह लगाया है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह रहेगा, तो 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2, यानी कि 4 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 के लिए दोस्तों तो यह सही दिख रहा है। अब देखिए x बराबर 2 आप रखिए, तो x बराबर 2 आप रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 2, यानी कि 6 बराबर 6 आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको दोनों पक्ष बराबर मिल रहे हैं,
अतः आप कह सकते हैं कि प्रत्येक दशा में जो दायां पक्ष है वह बराबर बाएं पक्ष के है, अतः यह सर्वसमीका है। आप देखेंगे कि प्रत्येक केस में जो लेफ्ट हैंड की वैल्यू है वह राइट हैंड की वैल्यू के बराबर है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सर्वसमीका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। सर्वसमीका का प्रयोग करके 51 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों, यह भी एक सर्वसमीका होती है, क्योंकि इसके जो दोनों पक्ष होते हैं वह बराबर होते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यह भी एक सर्वसमीका होता है। जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपके दोस्तों, ये सर्वसमीकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके आपको कह रहा है कि 51 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो 51 का वर्ग, 51 का स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसे आप कितना लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं 50 धन 1। 51 को 50 धन 1 लिखा जा सकता है, तो 51 के वर्ग को हम लोग लिख देंगे 50 धन 1 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसी में a प्लस बी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो a की जगह है 50, b की जगह है 1, तो a का वर्ग यानी कि 50 का वर्ग धन 2 गुणे a यानी 50 गुणे b यानी कि 1 धन b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 50 का वर्ग 2500 धन 2 का गुणा 50 में होगा, तो ये हो जाएगा 100 धन 1 का वर्ग 1, तो आपको उत्तर मिल जाएगा 2601। इस प्रकार से आप दोस्तों 51, 49 इस तरीके से वर्ग जो है वह सॉल्व करना, या आप अपने दिमाग में ही ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 87 है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 1/3 है। यदि इसमें से एक संख्या ऋण 5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल है ऋण 1/3। यदि इनमें से एक संख्या आपको दी गई हो तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो ज्ञात करना होता है उसी को मान लेते हैं। तो माना दूसरी संख्या x है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल है। ठीक है, तो जो पहली संख्या हमें दी गई है और जो दूसरी संख्या हमने मानी है, दोनों का योगफल हम लोग लिख लेते हैं। तो x में जुड़ जाएगा दोस्तों ऋण 5/18, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x ऋण 5/18, और दोनों का योगफल भी आपको दिया गया है ऋण 1/3 है, तो इसे बराबर दिखा दीजिए ऋण 1/3 के। ठीक है, अब x बराबर जब आप लिखेंगे तो इस ऋण 5/18 को आप इधर भेज देंगे, जब इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1/3 धन 5/18। अब दोनों का जो तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम 18 आपको मिल जाएगा। 18 यहाँ पे एलसीएम आपको मिल गया, और यहाँ पे देखिए बटे में 3 था ऋण 1/3 में। अब 18 हो गया तो 6 से गुणा हुआ है, समझ लीजिए आप ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा ऋण 6 धन, यहाँ पे पहले से ही बटे में 18 था तो इसमें ऊपर नीचे समझ लीजिए कि 1 से गुणा हुआ है, तो धन 5, तो ये कितना हो जाएगा ऋण 6 धन 5 यानी कि ऋण 1, तो कितना आ जाएगा ऋण 1/18 यानी कि x का मान आपको कितना मिल जाएगा ऋण 1/18। जो दूसरी संख्या होगी दोस्तों उसका मान होगा ऋण 1/18। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 88। एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान जो है वह ऋण 3 आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ एक वर्गाकार खेत की भुजा आपको दी गई है। ठीक है, x के टर्म में, और x का मान भी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप खेत की भुजा निकाल लीजिए। खेत की भुजा कितना दिया गया है 3x + 17, और इसमें x का जो दिया गया मान है उसको आप रख दीजिए, तो ये जाएगा 3 × -3 + 17। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो खेत की भुजा जो आ जाएगी वह 8 मीटर आ जाएगी। ठीक, अब खेत का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो खेत
कैसा है, वर्गाकार है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगाइए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपने निकाल ही लिया है 8 मीटर, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा, यानी कि 64 वर्ग मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89। 12/5 बराबर 2 धन 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सभी के बटे 5 है तो कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5 है, तो हर बराबर है दोस्तों दोनों पक्षों में। तो इसे आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे पूरे में 5 का गुणा इस वाले 5 का करते या इस वाले 5 का यहाँ पे करते, तो बात वही होती दोस्तों। तो दोनों पक्षों में 5 है, तो आप समझ लीजिए कि दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर दिया गया, हर जो है वह खत्म हो गया। ठीक है। तो 12 बराबर हो जाएगा 2x धन 2, और इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 12 ऋण 2 बराबर 2x। ठीक है। यानी कि 2x बराबर 10 आ जाएगा और x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है। तो x का मान कितना मिल गया आपको, 5। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90। 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 114 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 19, और 380 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 19, और 133 को आप लिख सकते हैं 7 गुणे 19। तो यहाँ पे आप जब मासा निकालते हैं दोस्तों, तो आप देखते हैं कि कौन सा ऐसा संख्या है जो हमें सब में मिल रहा है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि 19 सब में मिल रहा है, तो आप मासा लिखते समय 19 लिख लेंगे। ठीक है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 2 19 होता, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, तो आप केवल एक ही 19 लेते, जो कॉमन संख्या होती है उसकी सबसे छोटी घात ली जाती है। यहाँ पे एक घात 1 है, यहाँ पे घात 2 बन रही थी 19 की, और यहाँ पे घात 1 है यहाँ पर भी। तो आप देखेंगे दोस्तों कि सबसे छोटी घात ली जाती है, तो 19 ही लिखा जाता है। लेकिन अभी तीनों जगह 19 गुणे 19 2 घात होती, तो यहाँ पे 2 बार 19 लिखा जाता। ठीक है। तो ये दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा कि मासा जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे छोटी घात लिखते हैं जो हर जगह प्रेजेंट हो। ठीक है। सभी में आना चाहिए, और सबसे छोटी घात हम लिखेंगे, तो मासा जो हमारा हो जाएगा वह 19 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 91 है। निम्नांकित चित्र में यदि AC बराबर BD है, AC जो भुजा है वह BD के बराबर है, तथा BC बराबर AD है और BC बराबर AD है, हो तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला कथन आपको दिया गया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। त्रिभुज A, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है दोस्तों, बराबर के ऊपर ऐसे एक तिरछी लाइन। ठीक है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, ABD के। ठीक है। और दूसरा कथन यहाँ पे दिया गया है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है BDA के। ठीक है। और तीसरा कथन दिया गया है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के। ठीक है। तो यही आपको बताना है दोस्तों कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो त्रिभुज आपको पहले दिया गया है वह त्रिभुज है ABC। अब इस त्रिभुज में दोस्तों आपसे बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो AC भुजा है, यह जो भुजा है वह बराबर है BD भुजा के, यानी कि इस भुजा के। ठीक है। और एक चीज और जो आपको दी गई है दोस्तों, वह दिया गया है BC बराबर AD है, यानी कि ये जो लंबी वाली भुजा आपको दिख रही है, यह भुजा जो है बराबर है वह AD के, यानी कि इस भुजा के बराबर है। ठीक है। और ये वाली भुजा AB भुजा जो है वह दोनों त्रिभुज में आपको कॉमन दिख रही होगी,
तो यहाँ पे दोस्तों आप समझिए कि तीनों भुजाएं जो हैं वह आपस में बराबर हैं। तो आपको जो सर्वांग समता का, त्रिभुज के सर्वांग समता का नियम होता है, भुजा भुजा भुजा, वही यहाँ पे लगेगा। मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तीनों संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो संगत भुजाएं आपको यहाँ पे लेनी है। तो पहला त्रिभुज आप देखिए, हर जगह आपको त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी, तीनों ही ऑप्शंस में आपको त्रिभुज ए बी सी का बात किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आपकी कौन सी भुजा आ रही है, सबसे पहले आपकी ए बी भुजा आ रही है, ठीक। इसके बाद आप देखिए ए बी सी, यानी कि फिर इसके बाद आपकी बी सी भुजा आ रही है और इसके बाद आपकी सी ए भुजा आ रही है, ठीक है। तो ये पहले त्रिभुज की बात हो गई दोस्तों। अब दूसरे त्रिभुज में देखिए, अगर सर्वांगसम आपको चाहिए, अगर दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम चाहिए, तो इसमें दूसरे त्रिभुज में अब आप इस तरीके से सोचिए कि पहली भुजा कौन सी आपको मिलनी चाहिए। पहली भुजा जब यहाँ पे ए बी मिल रही है, तो यही बी ए भुजा आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए, ठीक है। यही भुजा आपको अगर सर्वांगसम दिखाना है तो सबसे पहले इसी भुजा को रखना पड़ेगा। फिर दूसरी भुजा कौन सा है, बीसी भुजा है पहले त्रिभुज में, तो आपको दूसरे त्रिभुज में कौन सी भुजा रखनी पड़ेगी, एडी भुजा, ठीक है। वही भुजा है जो इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में जो भुजा लंबी वाली भुजा है बीसी, वही भुजा यहाँ पे है एडी, ठीक है, दूसरे त्रिभुज में। और पहले त्रिभुज में जैसे सी ए भुजा है, वैसे ही दूसरे त्रिभुज में डी बी भुजा है। अब इस हिसाब से जब आप देखेंगे भुजाओं के हिसाब से, तो यह कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, यह त्रिभुज जो बन रहा है वह बन रहा है बी ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में जो दिया गया है दोस्तों वह सही है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा, 1 नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 92 नंबर, माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 17 प्लस ब्रैकेट में 10 इंटू 3 माइनस 5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसे आपको सरल करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है दोस्तों। ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी संक्रियाएं होती हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आप जो यहाँ पे ब्रैकेट हैं उनको आप, ब्रैकेट में जो चीजें दी गई हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ऋण ब्रैकेट में 4 ऋण 17 है, तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में ऋण 13 हो जाएगा और इस बाहर वाले ऋण का अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 13 में ऋण का गुणा होगा तो धन 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 13 आ गया, फिर 10 का गुणा 3 में होगा तो ये हो जाएगा 30, तो धन 30 आ गया और ऋण 5, ठीक। अब 13 धन 30 में से 5 जाएगा तो बचेगा 25 और 13 और 25 जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 38, तो उत्तर आ जाएगा 28। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल अगर दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही बहुत ही इजी माध्यम से आपको गणित पढ़ाता रहूंगा, ऐसे ही समझाता रहूंगा दोस्तों। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए ताकि वो जो भी पढ़ें वह सही पढ़ें और बहुत ही कम समय में सटीक वह पढ़ पाएं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी गलतियां दी रहती हैं जिन्हें मैं सही करके आसान भाषा में पढ़ाता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आप लोग के जो भाई बहन हैं, आप लोग के जो मित्र हैं, उन सब की भी तैयारी कम समय में बेहतर हो पाए। अब दोस्तों गणित विषय की सभी वीडियोस आप लोग देखना मत भूलिएगा। वहां यहाँ पे आई बटन में लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैथ के आगे जो लिंक है उस पे आप क्लिक कर लीजिए, सभी वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपकी गणित की प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाए। अब दोस्तों इसी प्रकार आप सभी विषय को पढ़ सकते हैं, सभी विषयों का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में। तो आप बाकी विषय भी पढ़ना मत भूलिएगा।
हम सभी विषयों को चैनल पे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।